effect on resistance with change in length and area। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हमें देखना है चेंज स्ट्रेचिंग, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, ठीक है। इफेक्ट ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द वायर, की वायर को हम स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो उसकी वजह से जो है किसी भी वायर के रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो इन स्ट्रेचिंग डेंसिटी ऑफ वायर डज नॉट चेंज। अगर हम किसी भी वायर स्ट्रेच करते हैं तो किसी भी वायर के ऊपर कोई चेंज नहीं आता है। इट मीन्स वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बिफोर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम ऑफ वायर बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो मान लेते हैं स्ट्रेचिंग से पहले उसका जो लेंथ थी वो L1 थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 था, तो L2 A2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि L1 अपॉन L2 जो है वो A2 अपॉन A1 के इक्वल होगा। मतलब सिंपल सा इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास सिंपल एक वायर है जिसकी लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो L1 A1, इक्वेशन। अब स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को जो है अगर मैं L2 कर देता हूँ, कितनी कर देता हूँ इसकी लेंथ को L2 कर देता हूँ, तो इफेक्ट जब भी मैं किसी भी वायर को स्ट्रेच करूंगा, जैसे मान लो सपोज करो कि इस वायर को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो स्ट्रेच करने की वजह से क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा। बट उस केस में जो है डेंसिटी सेम रहेगी, या हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आफ्टर स्ट्रेचिंग इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A2, लेंथ हो गई L2, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R2। तो R2 की वैल्यू जो है वो है रो L2 A2। और इससे पहले हम देख सके कि स्ट्रेच करने कंप्रेस करने से वायर की रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रजिस्टिविटी जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टेम्परेचर। और नेचर और टेम्परेचर में हमने कोई चेंज नहीं किया, सेम मटेरियल, तो रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। तो यहां से हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L रो L1 A1 इज इक्वल टू रो L2 A2। रो से रो कैंसिल, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। तो R1 अपॉन R2 जो है वो क्या जाएगा, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब वायर को अगर स्ट्रेस करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल इससे मान लेते हैं हम कि वायर को स्ट्रेस करके हमने डबल कर दिया, तो जो रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसी की जगह हो सकता है कि A2 अपॉन A1 की जगह हम इसके अंदर जो है फॉर्मूले के अंदर क्या पुट कर दें कि R1 अपॉन R2 की जगह A2 अपॉन A1 को तो सेम रखा है, L1 अपॉन L2 की जगह A2 अपॉन A1 पुट कर दे, तो A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेस करने से क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम डिक्रीज होगा। तो मान लेते हैं कि स्ट्रेस करने पर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो हाफ करने पर जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर। यहां पर इसको A2 और A1 को हम पाई रेजिस्टेंस की रेडियस की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई, इसको A2 की जगह हम लिख देंगे पाई R2 का होल स्क्वायर अपॉन पाई R1 का होल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो R1 अपॉन R2 जो है वो हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, तो R2 अपॉन R1 की पावर 4। ये अगर हमें डायमीटर के टर्म्स में लिखना हो तो डायमीटर में भी हम लिख सकते हैं D2 अपॉन D1 की पावर 4 की रेडियस क्या होता है D2 अपॉन 2, तो 2 से 2 वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पावर 4। ठीक है,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस करने पर जो लेंथ को अगर हम डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या हो गया, इनवर्सली का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, r की पावर 4। अब यहाँ पर कभी अगर हमें परसेंटेज चेंज दिया हुआ हो और सीधे से हमें दिया हुआ है कि लेंथ को हमने 100% इंक्रीज कर दिया, 50% इंक्रीज कर दिया, तो रेजिस्टेंस के अंदर कितना परसेंट चेंज होगा। तो उसके लिए देखिए परसेंटेज चेंज के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, 1 प्लस n अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो यहां पर ये क्या बता देगा, इसका परसेंटेज चेंज। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे n इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 50% या मैंने 100% क्या कर दिया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज किया है मैंने लेंथ को 100%, तो n की वैल्यू हो गई 100। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना हो तो मैं सीधे इसका यूज करके निकाल सकता हूँ, 1 प्लस 100 अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना आ गया, 300% जो है वो लेंथ के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसी सेम, अगर या फिर अगर हमें परसेंटेज चेंज किसके अंदर दिया हुआ हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर दिया हुआ हो, कि परसेंटेज चेंज जो दिया हुआ हो इन एरिया, एरिया के अंदर दिया हुआ हो, तो उस केस में जो है परसेंटेज चेंज हो जाएगा 1 प्लस n बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। अगर परसेंटेज चेंज हमें किस में दिया हुआ हो, इन रेडियस या डायमीटर, या तो रेडियस में दिया हुआ हो या डायमीटर में दिया हुआ हो, तो ये परसेंटेज चेंज जो है ये हो जाएगा 1 प्लस n बाई 100 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100। तो जो भी n की वैल्यू दी हो उसके अंदर हम इस तरह से वैल्यू पुट कर सकते हैं और सीधे हम इसके अंदर आंसर निकाल सकते हैं कि जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने 50% इंक्रीज किया या रेडियस के अंदर हमने। अब लेकिन अगर ये परसेंटेज चेंज जो है वो बहुत स्मॉल हो, क्या हो, परसेंटेज चेंज जो है वो क्या हो, बहुत स्मॉल हो, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होंगे, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो उसके लिए अगर इफ द परसेंटेज चेंज इज वेरी स्मॉल इन ऑल द केसेस, कि अगर परसेंटेज चेंज जो है, इफ परसेंटेज चेंज इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल का मतलब हो गया लेस देन 5%, कि अगर परसेंटेज चेंज जो है वो 5% से कम हो, मतलब जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो इन फॉर्मूले को हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर पहला जो है उसमें तो हम कर सकते हैं 2 इंटू डेल्टा एल इंटू एल इंटू 100। जैसे मान लेते हैं मैं 2% लेंथ के अंदर इंक्रीज किया है, तो 2 इंटू 2 कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, रेडियस के अंदर 4%। ठीक है, ऐसे सिमिलरली डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर जितना भी इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। थर्ड, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। जैसे मान लो सपोज करो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर -2% इंक्रीज किया है, तो -2 और -2 कितना, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4%। ये अगर ये 1% दिया हुआ है तो सीधे हम इसको यूज करके निकाल सकते हैं। ये रेडियस में दिया हुआ है जैसे 0.1, तो 0.4% डिक्रीज हो जाएगा। ये डिक्रीज हो रहा है 0.1%, तो ये हो जाएगा 0.4% इंक्रीज हो रहा है। और डायमीटर में भी दिया हुआ है, तो हम इस तरह से सॉल्व, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें सीधे इसमें इसको याद करने का तरीका क्या होता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो इसमें जो हमने इससे पहले फॉर्मूले पढ़े थे कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि एल स्क्वायर के इक्वल होता है जब इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग में। तो अगर परसेंटेज चेंज ज्यादा है तो उस केस में हमें क्या करना है, 1 प्लस n अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100।
और अगर ये परसेंटेज चेंज कम है तो इसको 2 को क्या कर ले हम आगे मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू डेल्टा एल इंटू 100। ये अगर परसेंटेज चेंज जो है वो ज्यादा है तो ये सिंपल इसी फॉर्मूले के अंदर हम परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 1 प्लस एन अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100। पावर 4 है तो पावर 4 कर दो, क्योंकि यहां पर हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। ये स्ट्रेचिंग का इफेक्ट है। और तो यहाँ पर इसी पावर को हम क्या कर देते हैं, आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2। ठीक है, इसके अंदर -4 डायमीटर वाले में -4, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 4 कर देते हैं। ठीक है, जैसे इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। जैसे इफ अ वायर इज stressed to make it 0.3% longer, इसको स्ट्रेस करके मैंने उसको कितना कर दिया, 0.1% लॉन्गर कर दिया। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखिए कि सॉल्यूशन के अंदर सीखिए परसेंटेज चेंज क्या है, लेस देन 5% है, तो सीधा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज जो लेंथ के अंदर है वो कितना दिया हुआ है, 0.3%। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल इंटू 100। तो लेंथ के अंदर जो परसेंटेज चेंज दिया हुआ वो 0.3, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.6%। ठीक है, तो इनके डेरिवेशंस तो हम आगे क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट पूछा जाए तो हम इनके अंदर वैल्यूज रख के हम सीधे इनको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट जो जनरल तरीका है उससे तो हम इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमें ये फॉर्मूले नहीं भी पता है तो भी हम क्वेश्चन को जो है ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट बिना इस फॉर्मूले का यूज किए हुए इसका बेसिक्स का यूज करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज 5 ओम की, ठीक है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज 5 ओम and after stretching its length is doubled, कि इसकी जो रेजिस्टेंस पुल करके मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को क्या कर दिया, डबल। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कि मुझे नए वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस तरह से अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सीधे इसका बेसिक्स का यूज करके भी, हमें ये अगर फॉर्मूले नहीं भी याद रहते हैं तो हम बेसिक्स का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक वायर है जिसकी लेंथ मैंने ले ली, मान लीजिए सपोज करें ए, और इसका जो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन है वो मैंने मान लिया ए है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लेता हूं मैं, रजिस्टिविटी जो है वो रो है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और ये दिया हुआ है मुझे 5 ओम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको आफ्टर स्ट्रेचिंग इसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। जो भी इसका जो नई लेंथ थी एल डैश वो कितनी हो गई, डबल हो गई। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको स्ट्रेस करूंगा तो स्ट्रेस करने पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के मैंने मान लिया कुछ भी ए डैश हो जाता, मुझे नहीं पता क्या होगा वो। अब रजिस्टिविटी अभी भी सेम रहेगी, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, तो आर रो एल डैश ए डैश। अब यहां पर मुझे पता है कि एल डैश तो जो है वो तो लेंथ को तो मैंने डबल कर दिया, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना चेंज हुआ होगा, कि डबल हुआ होगा, ट्रिपल हुआ होगा। तो उसके लिए देखिए अब मैं इसके बेसिक्स का यूज करता हूं, कि बेसिक क्या था कि इसको स्ट्रेच करने पर इसका वॉल्यूम जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बिफोर स्ट्रेचिंग
वॉल्यूम और वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग और वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो बिफोर स्ट्रेचिंग जो इसका वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, एल इंटू ए, लेंथ इंटू एरिया, और आफ्टर स्ट्रेचिंग एल डैश इंटू ए डैश। तो एल इंटू ए इज इक्वल टू एल डैश, लेंथ को कितना कर दिया हमने, डबल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा। ठीक है, तो यहां से एल कैंसिल, तो ए डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ए बाई टू, या ये जो है ए टू इस तरफ आ जाएगा, तो ए डैश जो है वो कितना आ जाएगा कि अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा उसके कंपैरिजन में, आधा। तो आर डैश इज इक्वल टू रो, लेंथ को हमने डबल कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ, तो आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन ए। तो आर डैश इज इक्वल टू 4 इंटू रो, इसकी वैल्यू कितनी होगी आर, तो आर डैश हो गया 4 इंटू 5, तो 20। मतलब जो रजिस्टेंस है वो कितना हो गया, रजिस्टिविटी को डबल करने पर रजिस्टिविटी, अगर इसको हम डायरेक्ट जो मैंने इसके अंदर फॉर्मूला बताए थे कि आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू एल टू अपॉन एल वन का होल स्क्वायर, तो यहां पर लेंथ को हमने कितना कर दिया, डबल, तो एल से एल कैंसिल, तो आर टू ये दिया हुआ 5 इज इक्वल टू 4, तो आर टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 5, 20 ओम। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, की लेंथ जितनी भी परसेंटेज इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस उसका, तो इस तरह से हम ये जो है कितना हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम देख सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम कुछ न्यूमेरिकल से जो अगर हमें नहीं भी फॉर्मूले जो मैंने इतने लिखा है तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है कि वो याद रहते हैं, तो हम एग्जाम में कम टाइम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वरना अगर इसी क्वेश्चन में मुझे बोला जाए कि लेंथ को डबल करने में परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो परसेंटेज चेंज के लिए भी हम निकाल सकते हैं, डेल्टा आर इंटू 100, तो बाद में कितना है 20, इनिशियल कितना था 5, ये तो चेंज हो गया, और इनिशियली 5 इंटू 100, तो कितना हो गया 15/5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 300%। तो लेंथ डबल होने का मतलब लेंथ को कितना परसेंट इंक्रीज किया, 100%। एक मैंने फॉर्मूला भी किया 100% लेंथ को इंक्रीज करने पर 300%, 1+, तो वो फॉर्मूले याद रहते तो वेल एंड गुड, नहीं भी रहते हैं तो हम अपने जनरल तरीके से इसको सॉल्व करके भी वो सारे चीजें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला हमें याद करने जरूरी है, कर लेते हैं। जैसे लेस देन 5% के लिए तो याद करने ज्यादा जरूरी है, कि अगर कर लोगे तो विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड में हम आंसर निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमें याद नहीं होंगे तो इतनी सारी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग, कि अब इसी के अंदर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक वायर है जिसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो बताओ रजिस्टिविटी की, व्हाट इज द न्यू रजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो किसी भी वायर को स्ट्रेस करें कंप्रेस करें, रजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी पहले प्रीवियस रजिस्टिविटी होगी तो रजिस्टिविटी रिमेन्स सेम, ओनली चेंज जो होगा वो क्या होगा, रजिस्टेंस चेंज होगा, रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसमें, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो यहाँ पर हम जो रजिस्टर्स हैं तो उनको हम जो है बहुत डिफरेंट तरीके से हम कनेक्टेड कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला तरीका है, इसके जो दो तरीके हैं, सीरीज और पैरेलल। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर देखिए कि रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये फर्स्ट रजिस्टर है हमारा जिसका रेजिस्टेंस है R1, दूसरा जो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R2, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस है R3। इनको एक के बाद एक कनेक्टेड करते हैं, मतलब तो 1 by 1 एंड कनेक्टेड करते हैं इन रजिस्टर्स को। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसके अक्रॉस जो है, इन तीनों रजिस्टर के अक्रॉस हमने एक बैटरी कनेक्टेड कर दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V।
अब हमें क्या करना है कि इन तीनों रजिस्टर्स को हटा के एक इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाना है। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है, मान लेते हैं इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आता है आर क्यू, और बैटरी हम अभी भी कनेक्टेड कर रहे हैं वी। अब ये जो वी बैटरी है, ये इसमें से मान लेते हैं आई करंट ड्रॉन करती है। ये जो बैटरी है ये आई करंट ड्रॉन करती है, तो हमें फाइंड करना है कि इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी इन द टर्म्स ऑफ R1 R2 और R3। तो उसके लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर कि अगर करंट R1, तो इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तीनों में अलग अलग होगा। इसके अक्रॉस होगा V1, इसमें होगा V2 और इसमें होगा V3। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां से जितनी करंट जाएगी वापस इस नेगेटिव टर्मिनल में उतनी करंट आएगी। तो यहां पर करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर इज सेम। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें कि करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर इज सेम। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि करंट जो है वो क्या रहती है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कि जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो वोल्टेज पोटेंशियल या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कि जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। अब ये तो क्या हो गया, एनर्जी का या पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, और ये इतना क्या कर रहा है, इसको प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां से हम देख सकते हैं कि हर रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, आई। इसमें भी आई करंट फ्लो हो रही है। तो बाय द ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप V1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, करंट इनटू रजिस्टर। V2 की जो वैल्यू होगी वो I इंटू R2, और V3 की जो वैल्यू होगी वो I इंटू R3। ये तीनों वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो I कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां से इक्विवेलेंट सर्किट से हम ओम्स लॉ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, और इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट जो है वो क्या जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये तो हमने अभी कितने रजिस्टर कनेक्टेड किए थे, 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड किए थे। अब ऐसे हम कितने रजिस्टर्स कनेक्टेड कर सकते हैं, इससे n रजिस्टर्स कर सकते हैं। इफ n रजिस्टर्स, अगर n रजिस्टर्स कनेक्टेड करते हैं तो R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ठीक है, इफ ऑल रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, सारे के सारे जो रजिस्टर्स है वो क्या है, आइडेंटिकल है। इट मींस R1 R2 R3 अप टू Rn सबका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है, देन R इक्विवेलेंट। तो ये सब R R R कितने तक है, N तक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, N R। और वो कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट है वो कितना हो जाएगा, N R। तो कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला फीचर तो क्या है, करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तीसरा, यहां से इससे बोल सकते हैं कि टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप ईच रजिस्टर। की टोटल जो वोल्टेज है वो क्या होगा, हर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। फोर्थ, यहां से होगा कि इक्विवेलेंट जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रजिस्टर्स। फिफ्थ पॉइंट जो है वो ये होता है कि आर इक्विवेलेंट जो है, आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द, इज ऑलवेज ग्रेटर देन
द एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो ये आर इक्विवेलेंट है इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, ये हमेशा जितने भी हम कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं उनसे हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ऑफ एनी इंडिविजुअल रजिस्टर, की हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से हमेशा ये क्या होता है, ज्यादा होता है। और मैक्सिमम इक्विवेलेंट जो होता है, अगर कोई भी अगर हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इनसे हमें मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो, तो मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है कि मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है इफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कि अगर हमें मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए जो है सारे रजिस्टर्स को जो है हम किस में कनेक्टेड कर देते, इफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और सीरीज में अगर सारे आइडेंटिकल एन रजिस्टर्स कनेक्टेड करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट जो है वो कितना आता है, एन आर। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ये 5 to 6 पॉइंट्स थे। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम देखते हैं सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं हम कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, और इनसे हमने एक एन टू एन कनेक्टेड करने के बाद एक बैटरी कनेक्टेड कर दी V, और इनका हमें इक्विवेलेंट निकालना है R इक्विवेलेंट। अब इनके इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखिए कि पहली चीज तो यहां से अगर करंट I ड्रॉन हो रही है तो कुछ पार्ट इधर की तरफ जाएगा और कुछ पार्ट करंट का इस तरफ जाएगा। इसमें हम मान लेते हैं I1 जाता है, इसमें I2 जाता है। अब यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इसके अंदर कि करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर, करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। इसके अंदर क्या होती है कि करंट जो होती है वो हर रजिस्टर के अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। और करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये करंट जो है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो करंट जिसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा उसमें करंट उतनी ही कम फ्लो होगी। और इसके अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। रजिस्टर इज सेम, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इसके अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां से हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होगा वो V होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो V होगा। बट करंट सेम रहेगी, तो यहां से जो करंट है वो अगर I करंट फ्लो हो रही है तो यहां से इन दोनों के अंदर डिवाइड हो गई वो I1 और I2 के अंदर। तो टोटल करंट ड्रॉन बाय द बैटरी इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर। कि हम बोल सकते हैं कि हर जंक्शन पर जो एंटरिंग करंट होती है वो किसके इक्वल होती है, लिविंग करंट के। ठीक है, अगर यहाँ पर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो इधर 3 हो रही है, तो इस तरफ हमेशा 7 करंट फ्लो होगी हर जंक्शन पे। ऐसे नहीं है कि यहाँ से 10 करंट फ्लो हो रही है इधर 3 तो इधर 5 हो रही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो हर जंक्शन पे जो एंटरिंग करंट है वो लिविंग करंट के इक्वल होगा। अब यहां से अगर हम I1 और I2 की वैल्यू की बात करें तो I1 की वैल्यू बाय द ओम्स लो हम I1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी V अपॉन R1, और I2 की जो वैल्यू है V अपॉन R2, ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर। और यहां से हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I1 और I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, V कॉमन ले लो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो ये हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब अगर इफ n रेजिस्टेंस हम इसमें कनेक्टेड करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn। तो एक पैरेलल में जो है ये क्या हो जाएगा,
इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेके उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो उसका रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। इफ ऑल द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, कि सारे के सारे जो रजिस्टर्स है वो आइडेंटिकल हैं, तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। तो हम बोल सकते हैं कि R1 R2 अप टू Rn सबका रेजिस्टेंस क्या हो गया, सेम। तो R इक्विवेलेंट जो है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कितना हो जाएगा, R बाई एन। ये इक्विवेलेंट जो है वो हो जाएगा R बाई एन। अब इक्विवेलेंट जो है इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो इक्विवेलेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये हमेशा लेस देन होगा ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जैसे हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होगा हमेशा ये जो इक्विवेलेंट है ये हमेशा स्मॉल होगा। जैसे मान लो सपोज करो ये 3 और 6 लिया तो इनका इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम। तो 2 क्या हो गया, 3 से भी छोटा और 6 से भी स्मॉल है। तो ये हमेशा जो इक्विवेलेंट है वो हर इंडिविजुअल रजिस्टर से हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। और मिनिमम अगर हमें बहुत सारे रजिस्टर्स दिए हुए हो और हमें मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करें, सारे रजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं, इफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड देन द मिनिमम इफ ई कैन ऑब्टेन मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें ऑब्टेन करना होता है तो सारे रजिस्टर्स को हम किस में कनेक्टेड कर लेते हैं, पैरेलल में। और मैक्सिमम ऑब्टेन करना हो तो उसके लिए हम किस में कनेक्टेड कर देते हैं, इफ ऑल द रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में मैक्सिमम ऑब्टेन करना हो तो सीरीज में कनेक्टेड कर देते, मिनिमम ऑब्टेन करना हो तो पैरेलल में कनेक्टेड करते हैं। बाकी कैसे भी कनेक्टेड करो उसके बाद इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इनके बीच में ही, इक्विवेलेंट जो है वो इनके बीच में ही लाई करेगा। तो ये इसकी प्रॉपर कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। जैसे पहले तो करंट जो होगी वो हर रजिस्टर के अंदर अलग अलग होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, और जो करंट है एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू द एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लिविंग करंट। और इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहां से एक और फॉर्मूला में अगर हमें दो इस तरह से इक्विवेलेंट निकालने हो तो 1/R1 प्लस 1/R2, इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करें, ये ध्यान रखना हमें। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम लिया हमने R1 R2 तो जाएगा R2 प्लस R1 1/R इक्विवेलेंट। तो इसका रेसिप्रोकल जो है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो दो रजिस्टर्स अगर कभी भी पैरेलल में कनेक्टेड हों और उनका इक्विवेलेंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, पैरेलल के लिए ऐसे नहीं करना है लेकिन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड करके डिवाइड कर दो। लेकिन अगर 3 के लिए आए तो ऐसे नहीं कि तीनों को मल्टीप्लाई कर दो R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, वो फॉर्मूला नहीं होता है। क्योंकि अगर हम इनको 3 लेंगे, जैसे इस तरह से ले लो R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 1/R इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए इसका एलसीएम कितना जाएगा, R1 R2 R3। तो ये आएगा R2 प्लस R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। तो इसके लिए तो कुछ अलग फॉर्मूला आ रहा है। तो ऐसे हम बहुत सारे, लेकिन ये दो वाला हमें याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट हम यूज करते हैं इसको। तो दोनों को मल्टीप्लाई की 3 4 वाले हमें याद करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम इनको रेसिप्रोकल करके अलजेब्रिक ऐड ही करेंगे। तो यहाँ पर इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक, सीरीज और कॉम्बिनेशन। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम जो इसके अंदर पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के हम किस तरह से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।